हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरव कुमार और मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है गाइस समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। आपका पार्ट नंबर 4 है गाइस। ये आपकी जो सेकंड बुक है, सॉरी फर्स्ट बुक है, उसका पार्ट नंबर 4 है गाइस। ये पहले आपको पता है पार्ट नंबर 5 हुआ करता था और एज़ पर द आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें गाइस तो इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, वैसा का वैसा ही है। तो इसमें हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं तो वो हम देखेंगे। तो मैंने मुख्य बिंदु लिखे हैं गाइस, जैसे मेरी पढ़ाने की रणनीति रही है। तो चलो एक बार सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे होगा। तो पहला गाइस हम यही समझेंगे समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया, बिकॉज अगर हम किसी की बिल्डिंग को खड़ा करना चाहते हैं तो हमें इसकी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया क्या है, दशक क्या है तथा उसके उद्देश्य पढ़ेंगे। समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया यानी कि एशिया के जो 7 देश हैं और 8 देश हैं, अफगानिस्तान भी ऐड हो गया है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इनके द्वारा जो मिलकर बनाया गया एक संगठन है दशक, यानी जिसे इंग्लिश में हम सार्क बोलते हैं, तो उसके बारे में गाइस हम बात करेंगे और उसके उद्देश्य क्या है, कैसे वो बनता है, ये देखेंगे पहला। दूसरा गाइस हम देखेंगे इन देशों की अपनी अपनी गाइस कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्या रही है। जैसे बात करें श्रीलंका में अपना जातीय संघर्ष रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपना लोकतंत्र और सैनिक तंत्र को लेकर समस्या रही है, नेपाल में राजतंत्र को लेकर समस्या रही है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे भारत के दक्षिण एशिया देशों के साथ संबंधों का जिक्र करेंगे गाइस कि भारत जो है उसके दक्षिण एशिया जो एक संगठन बनाया गया है सार्क जिसे हम बोलते हैं, भारत के इन देशों के साथ कैसे संबंध हैं, किन किन मुद्दों पर मेनली जो है भारत अच्छे संबंध रहे हैं किन देशों के साथ, और किन देशों के साथ जो है भारत के किस विषय पर संबंध बिगड़े हैं। तो मेनली गाइस हम इनमें भारत के संबंध किन देशों के साथ पढ़ेंगे, तो भारत और पाकिस्तान के बारे में, भारत और बांग्लादेश के बारे में, भारत और अपने नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। और जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, भारत और बांग्लादेश के संबंधों पे आता है, सकारात्मक और नकारात्मक संबंध वाला क्वेश्चन आता है। और दूसरा भारत और पाकिस्तान के संबंध पे क्वेश्चन आता है, तो वो हम डील करेंगे आगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे, चौथे में हम पढ़ेंगे गाइस साफ्टा, एक और ये छोटा सा संगठन बनाते हैं, सफल नहीं होता है, ठीक है, साफ्टा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे गाइस दक्षिण एशिया देशों की समान समस्याएं। ये बुक में तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है गाइस कि ऐसे करके दक्षिण एशिया की समान समस्याओं का वर्णन करें 6 नंबर में। तो ये भी इसलिए मैंने ऐड कर दिया ताकि आपके एक भी नंबर जो है पेपर में ना छूटे और सारे क्वेश्चन आप बनाकर आ पाएँ इस चैप्टर से, अगर आपका कुछ भी आता है। तो यही गाइस मुख्य बिंदु है। तो चलो अपना चैप्टर अब हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर में गाइस अपने चैप्टर का मतलब ही समझेंगे, समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया गाइस। तो समकालीन का मतलब मैं आपको बता दूं, समकालीन का मतलब होता है गाइस कि आज के समय में जो है एशिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ के देशों की कंडीशन क्या है। आपको पता होगा गाइस मेनली विश्व में 7 महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके से एशिया महाद्वीप। गाइस आपको ये भी पता होगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है गाइस। तो गाइस उस एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वहाँ के कुछ पार्टिकुलरली देशों के बारे में जब हम जानते हैं, उनकी कैसी व्यवस्थाएं रही है, क्या क्या उन्होंने समस्याओं को फेस किया अपने शासनकाल में, जैसे किसने राजतंत्र को, किसी ने लोकतंत्र को, किसी ने सैनिक तंत्र को, और उनके द्वारा मिलाकर बनाया गया एक संगठन भी है गाइस सार्क। तो मेनली इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं, दक्षिण एशिया के कुछ पार्टिकुलरली देश है 7 या 8 देश, तो इसी के लिए गाइस हम वर्ड का यूज़ करते हैं दक्षिण एशिया। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दक्षिण एशिया क्या है। अब बात करते हैं भाई इनके द्वारा मिलकर बनाया गया संगठन कौन सा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि ये संगठन जो है एक दूसरा भी बनाते हैं, वो एंड में डिस्कस करेंगे साफ्टा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो है हम मेनली ये डिस्कस करेंगे अपना दशेक्स, और हम पाकिस्तान की समस्या को देखेंगे। जैसे मैंने आपको मुख्य बिंदु सेकंड में बताया था कि इन देशों की अपनी अपनी समस्याएं रही है, तो वो हम देखेंगे। अब देख लेते हैं गाइस इनके द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन है मेनली, तो उस संगठन को हम क्या बोलते हैं गाइस। तो पहले याद रखना है हिंदी वाले बच्चों को, उस संगठन को बोलते हैं दशेक्स। दशेक्स की फुल फॉर्म है गाइस दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जबकि उसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइस सार्क। क्या बोला जाता है, सार्क बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है गाइस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में गाइस रीजनल कॉर्पोरेशन वाली जो आपकी डिफाइन है वो भी अच्छी है, वो भी आप याद रखना शायद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अब बात कर लेते हैं गाइस, अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो दशेक्स क्या है गाइस, तो ये जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों को गाइस याद रखना है, 8 देशों के आपसी सहयोग से मिलकर बनाया गया गाइस क्या है कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो दशेक्स या सार्क क्या है, दक्षिण एशिया का जो
एशिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ के 8 देशों को मिलाकर बनाया गया है क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है गाइस। तो पहले संगठन क्लियर कर लेते हैं एक और बार दोबारा। अगर गाइस जिसने मेरी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वो देख लेना, जहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर करा है कि आपके संगठन कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं और एक क्षेत्रीय संगठन होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं जिसमें सदस्य देशों की संख्या ज़्यादा होती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और ये क्या करते हैं, अपने विश्व के लिए पूरे काम करते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं गाइस। यूएनओ हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व बैंक हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इनमें सदस्य देशों की संख्या गाइस ज़्यादा होती है। जबकि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं गाइस, तो क्षेत्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जिनमें सदस्य देशों की संख्या कम होती है। बिल्कुल सही बोला गाइस आपने, सदस्य देशों की संख्या कम होती है। और ये क्या करते हैं गाइस, अपने ही केवल देशों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जांपल तो गाइस आपको आसियान हो गया गाइस, 10 देश हैं, यूरोपीय संघ हो गया 27 देश है, आपका ब्रिक्स हो गया गाइस केवल 10 देश, उसमें भी कम देश है। राइट, इस तरीके से गाइस ये मिलाकर बनाए गए, छोटे देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन होता है। तो दशेक्स भी क्या है गाइस, सिंपल सी बात है, ये भी एक क्षेत्रीय संयुक्त संगठन है जिसका कॉमन उद्देश्य क्या होगा गाइस, अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन इनके कुछ और भी उद्देश्य रहे थे तो हमें वो भी पढ़ने हैं। अब ये बनता कब है गाइस, तो ये बात उस समय की है जब आपको बता दूं शीत युद्ध चल रहा था, 1985 में संगठन बनता है। तो ये गाइस वो देश थे, नव स्वतंत्र देश, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। नव स्वतंत्र देश कौन थे, जिनका 1960 के बाद अभ्युदय होता है, जो अन्य देशों के उपनिवेश होते हैं और उनके सामने गाइस जैसी आज़ादी मिलती है तो ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हैं और इनकी ये समस्याएं होती हैं। तो इनको ये सॉल्व करना चाहते हैं गाइस। तो आपको पता होगा, कोई भी अगर व्यक्ति एक काम को करता है, अगर बहुत सारे व्यक्ति किसी एक काम को करे और अकेला व्यक्ति एक काम को करे तो बेहतर कौन ढंग से कर पाएगा, वो ज़्यादा लोग या एक व्यक्ति, तो ज़्यादा लोग कर पाएंगे ना। तो इसीलिए गाइस इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इनके सामने जो समस्या है वो इन्हें अगर एक एक करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसे ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो वही रणनीति अपनाते हैं। तो चलो उसको देखते हैं कब ये मिलकर अपने संगठन की शुरुआत करते हैं और उनके उद्देश्य क्या थे। तो गैस मैंने आपको बताया कि क्या शीत युद्ध के दौरान की बात है। तो 1985 में क्या होता है गैस, दिसंबर में ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर क्या होता है गैस, ये देश मिलते हैं 7 देश, ठीक है। 8वां बताऊंगा अभी वर्तमान में कौन शामिल होता है। तो ये मिलकर अपना संगठन बनाते हैं जिसका नाम ये रख देते हैं सार्क, और इनके अपने कुछ कॉमन उद्देश्य होते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन अब गाइस वर्तमान में बात करें इनमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है गाइस। 8वां सदस्य देश कौन सा है गाइस, अफगानिस्तान है। याद रखना है अफगानिस्तान, जो कि जस्ट पाकिस्तान के ऊपर लगता है। बात करें कब शामिल हुआ, तो गाइस ये जो था आपका 2007 में जो है इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपका ये सार्क बन जाता है। पहले 7 हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में 8 सदस्य हैं। तो चलो एक बार मैप के अकॉर्डिंग सारे देशों की लोकेशन देख लेते हैं। तो गाइस अब हम अपना सबसे पहले मैप देखेंगे, यानी कि सारे देशों की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस सार्क क्या है, 7 सदस्य देशों को मिलाकर बनाया गया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसमें प्रारंभ में 7 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं गाइस, तो 8 है। बिल्कुल सही सुना आपने गाइस, 8 है। 8वां सदस्य देश कहाँ पर है, तो आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं गाइस। ये आपका अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के जस्ट ऊपर है गाइस। ये जो है 2007 में इसमें शामिल हुआ है, ये आपको याद रखना है, जो कि इसका 8वां सदस्य देश था। अब बात कर लेते हैं वो 7 सदस्य देश कौन थे गाइस जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1985 में। तो गाइस आपका पाकिस्तान ये रहा, भारत, नेपाल, ये रहा आपका छोटा सा भूटान, ये आपको दिख रहा होगा, फिर ये बांग्लादेश इतने हिस्से में, फिर ये नीचे गाइस आपका श्रीलंका जो कि द्वीपीय देश है, और ये आपका गाइस मालदीव, जो कि इतना हिस्सा आपका सारा है मालदीव का, जो कि समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इन 7 देशों ने मिलकर प्लस आपके अफगानिस्तान ने मिलकर जो है दशक की स्थापना की गई है, जिसे हम सार्क बोलते हैं। आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो 1985 में की गई थी। तो यहाँ से गाइस सभी देशों की आपको लोकेशन याद रखनी है। मेनली आपको याद रखना है गाइस आपका यहाँ पे अफगानिस्तान, क्योंकि यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है, तथा उसकी लोकेशन पूछ लेता है। तो यहाँ से गाइस ये मैप था आपका। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ने वाला है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस आपने सारे देशों की लोकेशन देखी। अब हम देखते हैं गाइस इनके उद्देश्य क्या थे मेनली ये बने। तो क्षेत्रीय संगठन के आपको पता है उद्देश्य कॉमन से होते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं गाइस। तो इनका मेन उद्देश्य पहला यही था संगठन बनाने का कि सार्क द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। जो मैंने बताया था इनके सामने अपनी चुनौतियाँ थी, उनको दूर करना चाहते थे, और सार्क द्वारा अपनी समस्याओं का, ठीक है, समाधान करना। जैसे किसी में राजतंत्र को लेकर समस्या थी, किसी में लोकतंत्र को लेकर, किसी में जातीय संघर्ष रहा था,
और तीसरा था गाइस दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता कायम करना। गाइस ये पॉइंट ध्यान से सुनना, दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता कायम करना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्यों था गाइस? क्योंकि इन देशों के में क्या था, लोकतंत्र को लेकर नहीं बल्कि राजतंत्र को लेकर, सैनिक तंत्र को लेकर काफ़ी समस्याएं थी। तो इसी वजह से गाइस ये चाहते थे कि एक इनकी राजनीतिक प्रणाली स्थापित हो पाए, जो इनके देशों में कभी एक स्थापित नहीं हो पाती थी। कभी राजतंत्र आता था, कभी लोकतंत्र आता था, कभी सैनिक तंत्र आता था। जैसे मैं आपको पाकिस्तान में पढ़ाऊंगा, बांग्लादेश में, आपका नेपाल में, तो वहाँ पे गाइस एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं रही एक काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो इनका मुख्य मकसद था कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारी एक ही व्यवस्था हो जाए, या तो लोकतंत्र हो जाए या तो सैनिक तंत्र हो जाए, जो कि अधिकतम जो है बात करें देश उसको अब कामयाब कर अपनाए रखने में जो है कामयाब हो चुके हैं राजनीतिक स्थिरता को। जबकि पाकिस्तान जो है गाइस आज भी वो अपनी राजनीतिक स्थिरता को कायम नहीं कर पाया है। वो तो बात की बात है, हम देखेंगे कारण क्या है। चौथा था गाइस कि अपने सदस्य देशों के मध्य सहयोग एवं पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हम आपस में एक दूसरे के मध्य सहयोग करेंगे और एक दूसरे से विश्वास या बॉन्डिंग बनाए रखेंगे कि अगर कोई समस्या आती है तो हम एक दूसरे के साथ और अपना मिलकर विकास करेंगे। अब बात करेंगे इस यहाँ से क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे या मैं आपसे पूछूं, क्या ये सफल हो पाया जिसलिए बनाया गया था? कि इन्होंने विकास में योगदान दिया? तो गाइस बिल्कुल दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस मात्रा में इससे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये इतनी मात्रा में सहयोग करेगा, इतना विकास करेगा, उतना ये नहीं कर पाया। बिकॉज ये जो था ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या है कि इनमें आपसी विश्वास नहीं है इन देशों में। दूसरा, इनकी आपसी गुटबाजी चलती रहती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दूंगा इस भारत और पाकिस्तान के बारे में, आपको पता है ये कभी भी एक नहीं हो सकते, इनकी लड़ाई कितनी चलती रहती है। तो वहीं बांग्लादेश के साथ भी भारत के कभी संबंध अनबने हो जाते हैं, वहीं नेपाल के साथ भी, वहीं बांग्लादेश के साथ भी भारत की बिगड़ जाते हैं कई बार। तो गाइस अपने कुछ इनके इश्यूज हैं जिस वजह से संगठन जो है कामयाब नहीं हो पाए और ये मिलकर जो है काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी गाइस ये हमारा टॉपिक, तो इसलिए हम इसे पढ़ना पड़ता है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। इनकी मीटिंग भी होती है प्रेजेंट में भी, 2020 में भी हुई थी इसकी मीटिंग, ठीक है, सार्क देशों की, 2019 में भी इनकी मीटिंग हुई थी। अब बात कर लेते हैं गाइज आपका, एक यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट लिखा है, तो नोट पॉइंट आपको ध्यान से रखना सुनना है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों की गाइज अपनी एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। एक जैसी राजनीतिक प्रणाली का मतलब है गाइज कि इन देशों में एक जैसा शासन व्यवस्था नहीं रही है। किसी में लोकतंत्र रहा है तो किसी में राजतंत्र, किसी में सैनिक तंत्र रहा है तो किसी में आपका लोकतंत्र रहा है। तो जैसे बात करें गाइज, मैं आपको दो देश करके बताऊँगा जाके आप इजली से उसको आसानी से समझ पाएँ। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं अपना तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बारे में। तो भारत को आपको पता है गाइस आज़ादी कब मिलती है? अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। तो गाइस तब से क्या होता है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी, राइट। तो भारत और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका को जबकि उसके बाद आज़ादी मिलती है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन रहेगा एंड में, आप सुन लीजिएगा कैसे किस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चन। तो श्रीलंका को बाद में आज़ादी मिलती है। तो गाइस दोनों ही देशों में आज़ादी के बाद से क्या है, लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है, ना ही तो वहाँ राजतंत्र को लेकर ना ही लोकतंत्र को लेकर समस्या बनी हुई है। जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो जब से वहाँ पे गाइस अपना संविधान बना, जब से वो अलग हुए हैं, तब से गाइस वहाँ पे सैनिक तंत्र और लोकतंत्र को लेकर ही समस्याएं चलती रही है। जबकि गाइस हम बात करें भूटान और मालदीव की, भूटान और पाकिस्तान, नेपाल की बात करें गाइस, तो यहाँ पर क्या है, हमेशा क्या रहा है, यहाँ पे राजतंत्र रहा है और लोकतंत्र को लेकर समस्या रही है। जबकि नेपाल में 2006 में लोकतंत्र कायम हो गया था, राजा ज्ञानेंद्र की हत्या कर दी गई थी, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और भूटान की बात करें गाइस, तो भूटान में 2008 में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी है, ठीक है। ये आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में किस तरीके की व्यवस्था चल रही है वर्तमान में। जबकि मालदीव की बात करें गाइस, तो 2005 से पहले सल्तनत हुआ करता था, लेकिन 2005 के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हमारा ये दशक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि दशक्स क्या है। हमने ये पढ़ा कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में की जाती है। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं और जिनके अपने कॉमन उद्देश्य थे, लेकिन ये जो है गाइस एक सफलतापूर्वक अपने आप को कायम नहीं कर पाए ये संगठन, और राजनीतिक स्थिरता जो है अधिकतर देशों ने अपना ली है। लेकिन ये बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के संदर्भ में ये अटपटी सी अपवाद लगता है हमें, क्योंकि वहाँ पे कई बार सैनिक तंत्र हमें देखने को मिल जाता है और सरकार में क्या होती है, हमेशा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो गाइस हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। मेनली गाइस हमारा जो मुख्य टॉपिक था सेकंड, कि अपने देशों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, कुछ जैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र को लेकर समस्या है, तो मेनली हम इसमें वही डिस्कस करेंगे। तो चलो पाकिस्तान के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं।
तो मेनली गाइस हम इसमें पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पाकिस्तान में जो है स्थायी लोकतंत्र क्यों नहीं सफल हो पाता है, वहाँ पर सैनिक तंत्र को लेकर, राजतंत्र को लेकर ऐसे क्या कारण रहे, जो समस्याएं हैं। तो मैंने कहा सबसे ऊपर टॉपिक भी लिखा हुआ पाकिस्तान की राजनीति, तो हमें ये डिस्कस करना है कि वहाँ पे कब कब लोकतंत्र और कब कब जो है सैनिक तंत्र रहा है, मेनली यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इससे पहले पढ़ाने से पहले आपको रिकॉल कर दूंगा, इस आपको पता होगा 1947 से पहले क्या हुआ करता था। पाकिस्तान जो था आपको पता होगा वो किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। लेकिन 1947 के बाद क्या होता है, विभाजन होता है, तो पाकिस्तान जो होता है वो अलग हो जाता है, जनसंख्या के आधार पर बात बढ़ता है। जब भारत की सांप्रदायिकता के आधार पर बढ़ता है तो जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं पाकिस्तान में चले जाते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में भी मुस्लिम आबादी थी तो पूरी पाकिस्तान बन जाता है, और बाकी पंजाब का, पूरी पंजाब का इधर का हिस्सा सारा वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो भारत में जैसे 1947 के बाद हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त को, तभी क्या होता है हमारे देश में लोकतंत्र सफलतापूर्वक आज तक कायम है। ना ही तो भारत में राजतंत्र को लेकर, ना ही लोकतंत्र को लेकर कभी समस्या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो है गाइस उस समय से, जब से वो भारत से अलग हुआ तब से लेकर आज तक गाइस वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र को लेकर और सैनिक तंत्र को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो मेनली गाइस हमें उसी के बारे में पढ़ना है, वो समस्याएं क्या है। तो चलो गाइस वो समस्या देख लेते हैं पहले। तो पहला गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट में कि कब कब जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र और कब कब जो है सैनिक तंत्र रहा है। तो यहाँ से गाइस क्वेश्चन नहीं आएगा पार्टिकुलरली कि 1988 से बताया आपने 99 के बीच में किस शासक का जो था शासनकाल हुआ करता था, वो सैनिक तंत्र था, राजतंत्र था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है गाइस इस चैप्टर में कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाता, उसके रीज़न क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे गाइस। तो चलो ये देखते हैं गाइस। 1962 में जैसे पाकिस्तान का संविधान बनता है तो 1962 से लेके गाइस क्या होता है 1969 तक जनरल अयूब खान क्या होते हैं, अपना निर्वाचन करवा लेते हैं। और ये जो होते हैं गाइस उस समय पर सैनिक शासन वहाँ पर लग जाता है। तो 1962 से लेके 1969 तक गाइस पाकिस्तान में जैसे उसका संविधान बनता है वहाँ पे लोकतंत्र की बजाय सैनिक तंत्र आ जाता है, और अयूब खान जो होते हैं वो कमान संभालते हैं। और जैसे फिर क्या होता है गाइस, जनता इनको हटा देती है नाखुश होकर। तो 1969 से लेके गाइस 1971 तक क्या होता है, फिर जनरल याहिया खान जो होते हैं, फिर ये शासन जो सैनिक तंत्र की कमान होती है उसको संभालते हैं जनरल याहिया खान। फिर दोबारा से 1969 से 1971 तक पाकिस्तान में लोग सैनिक तंत्र रहा। और इसी बीच क्या होता है गाइस, भारत और पाकिस्तान की सेना का जो क्या होता है युद्ध होता है, जिस वजह से जो पूर्वी पाकिस्तान था गाइस वो क्या होता है बांग्लादेश के रूप में उसका अभ्युदय होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर ये हट जाते हैं उस युद्ध को हारने के बाद। उसके बाद क्या होता है 1971 से 1977 तक क्या होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये गाइस यहाँ पे याद रखना है। 1971 के से लेकर 1977 तक पहली बार क्या होता है वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार कायम होती है, जो कि किसके नेतृत्व में बनती है, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि एक मेल है, याद रखना है, फीमेल नहीं है। फिर ये क्या होता है गाइस, इन्हें भी हटा दिया जाता है 77 में। तो 77 से 88 के बीच में फिर दोबारा पाकिस्तान में सैनिक शासन आ जाता है। तो वो सैनिक शासन कौन लगाते हैं गाइस, तो वो जनरल जियाउल हक लगाते हैं, ठीक है। फिर सैनिक शासन आ जाता है और इसके बाद गाइस ये भी हट जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है 1988 से लेकर 1999 के बीच में फिर आती है गाइस फिर दोबारा से हमारा लोकतंत्र। फिर आते हैं गाइस लोकतंत्र को कमान संभालने वाली लेडी जिनका नाम होता है बेनजीर भुट्टो। और ये बेनजीर भुट्टो गाइस इनकी बेटी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, आपको याद रखना है। इनकी भी हत्या कर दी जाती है बेनजीर भुट्टो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है 99 तक ये रहती है। 99 से 2008 तक क्या होता है, फिर दोबारा से सैनिक शासन आ जाता है। परवेज मुशर्रफ यहाँ पे आ जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में दुबई में जो था इनका इलाज चल रहा था परवेज मुशर्रफ का, और आई थिंक इन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। अगर आपने न्यूज़ में इनके बारे में देखा, हाल फिलहाल में चल रही थी अपडेट। फिर क्या होता है 2008 के बाद जब ये हटते हैं 2008 से लेकर 2013 के बीच में गाइस आसिफ अली जरदारी ये क्या होते हैं वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो मैंने प्रेजेंट तक का लिखा, आपकी बुक में नहीं है तो आपके लिए अच्छा ही ध्यान से देखिएगा। 2008 से लेकर फिर क्या होता है 2013 तक आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन 2013 में इन्हें भी हटा दिया जाता है गाइस। तो फिर क्या होता है 2013 से लेकर 2012 तक कौन बनते हैं, नवाज शरीफ, जिसको आप अच्छी तरीके से आई थिंक जानते होंगे नवाज शरीफ। और ये भी गाइस 2017 में हट गए थे, कुछ पंगा हुआ था, फंस गए थे किसी मुद्दे में, ठीक है। फिर 2017 के बाद और अब तक एक व्यक्ति की सरकार है, वो वहाँ के पूर्व क्रिकेटर है। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज आपका अभी ये टॉपिक में एंड पार्ट में आपका क्वेश्चन भी होने वाला है, तो आपको बताना है वो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा 2017 से लेकर अब तक वहाँ पर जो है किस नेता की सरकार, उनका नाम क्या है। तो ये गाइस आपने देखी कब कब जो है ज़्यादातर वहाँ पे लोकतंत्र की बजाय सैनिक तंत्र रहा है। लोकतंत्र में सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और अभी जो नेता उनके शासनकाल में देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा समय तक हम बात करें, ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए हमें सैनिक तंत्र ही देखने को मिलता है। तो हम इसी के गाइस रीज़न पढ़ेंगे, रीज़न वो क्या है कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं कायम हो पा रहा है। तो पहला पॉइंट है गाइस
सैनिक तानाशाही है गाइज, मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे मेरी पढ़ाने की आदत आपको पता है कि मैं पॉइंट लिखता हूँ और उसकी व्याख्या करता हूँ, तो व्याख्या आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है गाइज सैनिक तानाशाही। सैनिक तानाशाही का मतलब है गाइज जब से लेकर आज तक लोकतंत्र की, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है गाइज वहाँ की सेना है। बिकॉज जब से गाइज पाकिस्तान आपका स्थापित हुआ तब से लेकर आज तक गाइज वहाँ पे सेना ने लोकतंत्र को स्थापित होने का कभी भी अवसर नहीं प्रदान किया है, और पाकिस्तान की कमान जो है स्वयं उसने संभाली है, और उसकी पाकिस्तान की जो आर्मी है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है गाइज धार्मिक कट्टरता। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना का दूसरे सबसे बड़ा कारण है सेना के बाद, तो वह है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता से मतलब है गाइज कि वहाँ के धर्मगुरु, राजगुरु और कुछ भूस्वामी लोग ऐसे हैं गाइज जो क्या करते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित होने देना ही नहीं चाहते। बिकॉज अगर वो लोकतंत्र को स्थापित होने देंगे तो ऐसे में जो उनकी पावर है वो छिन जाएगी। तो एक ये रीज़न है, और जब भी लोकतंत्र के प्रयास किए जाते हैं तो ऐसे लोग उसको असफल बना देते हैं। और दूसरा गाइस आपको पता होगा कि मुस्लिम धर्म जो दो भागों में बटा हुआ है, एक सिया और एक सुन्नी। तो सिया लोग चाहते हैं कि अपने तरीके से शासन चले, सुन्नी लोग अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसे में क्या करती है सेना, दोनों को हटा देती है और खुद वो क्या करती है, शासन में आ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है गाइस आपका भारत के नाम पर भ्रम। भारत के नाम पर भ्रम का मतलब है गाइस कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की जनता में ये भ्रम पैदा करती है कि अगर भारत की आर्मी अगर पाकिस्तान की जनता पर आक्रमण करती है तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो यहाँ की जनता को भारत की आर्मी से नहीं बचा पाएगी। बिकॉज यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो इतने भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है कि उनको शासन व्यवस्था चलानी नहीं आती। अगर ऐसे में उनके हाथों में सरकार जाएगी, पाकिस्तान की कमान सौंपेंगे हम, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे खतरे में पड़ सकती है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर आपको बचना है और आपको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है तो हमें इस सत्ता में आप रहने दें। चौथा पॉइंट है गाइस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का मतलब है गाइस कि विश्व के, आपको पता है कभी भी किस देश में कोई समस्या होती है तो सभी देश मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि आपको बात करूं, भारत की कोई समस्या आती है तो अन्य देश उसका सहयोग करते हैं, रूस, अमेरिका, इजराइल, तो ये देश आगे आते हैं। जबकि अन्य देशों को कोई जरूरत पड़ती है तो भारत भी आगे जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें ये देखने को नहीं मिलता। पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये अपवाद है। तो इसका मेन मीनिंग क्या है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अभाव का? मतलब इसका मतलब है गाइस कि पाकिस्तान में आज तक लोकतंत्र अच्छे ढंग से कायम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय देशों का सहयोग भी लैक करता है, यानी कि उनकी कमी भी है कि उन्होंने पाकिस्तान को एज ए सपोर्ट नहीं किया कि आप लोकतंत्र स्थापित करें। बिकॉज क्योंकि गाइस आपको पता है सबसे बड़ा आतंकवादी देश कौन है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वो है पाकिस्तान। तो इस वजह से गाइस कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करे जिससे वहाँ के आतंकवादी और वहाँ की जनता उनसे नाखुश हो जाए और वो उस देश पर क्या करे, अपने आतंकवादी हमले कर दे। और अमेरिका जो है गाइस सबसे बड़ा आतंकवादी हमला भी देख चुका, आपको पता होगा 9/11। यद्यपि आपका वो चैप्टर डिलीट हो गया 2020 में, अगर वो पढ़ते तो आपको पता चलता कि कितना बड़ा अमेरिका में हमला हुआ था आतंकवादी। तो गाइस इसी वजह से कोई अमेरिका और अन्य पश्चिम देश उसको समर्थन नहीं करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। तो यहाँ से गाइस आपका ये मेन कारण थे। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाता है। तो 4 पॉइंट थे गाइस, मैंने व्याख्या कर दी है। सैनिक तानाशाही, धार्मिक कट्टरता, भारत के नाम पर भ्रम और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। तो छोटी छोटी व्याख्या करके आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब गाइस आपको बता दूं, पहले जो हमने इससे पहले देखा पाकिस्तान से पहले, वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। दशक की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या सार्क दे देगा उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, या उसकी 8वां सदस्य देश कौन है, उसकी लोकेशन बताइए। मैप के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन याद रखनी है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है गाइस दशक क्या है और उसके उद्देश्य क्या थे 4 नंबर में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है वो। और यहाँ से गाइस पाकिस्तान की में स्थायी लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाता, तो यही क्वेश्चन आता है। अब बात करें गाइस, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अब आने वाली हर वीडियो में आपको जो है लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिला करेंगे, ताकि मैं आपको प्रेजेंट से भी टच में रख सकूं। बिकॉज मेरा उद्देश्य गाइस आपको बुक रटवाना नहीं है, बल्कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है। तो आपके 2 क्वेश्चन गाइस ये हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है गाइस आपका कि श्रीलंका को जो है कब आज़ादी मिलती है और वो किसका उपनिवेश था। तो आपको मैंने बता दिया भारत के बाद मिलती है, लेकिन आपको बताना है गाइस वो किसका उपनिवेश था और कब आज़ादी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2017 के बाद से अब तक, यानी 2020 तक
पाकिस्तान में किसकी सरकार है मैंने बता दिया, वहाँ के पूर्व क्रिकेटर हैं, इतना मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मुझे उनका नाम जानना है। तो आई वेट फॉर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर बताऊँगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी सोच स्टडी फैमिली बढ़ सके। और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, देयर इज़ नो इशू। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।